लोग अब डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। सांघा एंड डॉकजा भी डरा हुआ है और वह अभी भी किसी के आने और बचाने का इंतजार कर रहा है। मॉल। वह सोचता है कि जिन घटनाओं से वह परिचित है और जिन्हें वह नहीं जानता वे भी इसका हिस्सा थीं। कहानी एक साथ घटित हो रही है। वह कहानी को दोबारा पढ़ने के लिए उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता है। उनका मानना है कि यह श्रृंखला लोकप्रिय भी नहीं है, इसलिए इसमें संदेह है कि किसी ने कोशिश की होगी इसे अवैध रूप से साझा करना। अचानक उसे पहले मिला संदेश याद आया, जिसमें एक फाइल भी संलग्न थी। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसे सभी फाइलों को सेव करने का विकल्प मिलता है। वह यह सोचकर अपनी आंखें मलता है कि वह सपना देख रहा है, लेकिन यह सच है। लेखक ने उन्हें उपहार स्वरूप अपना उपन्यास भेजा है। उनका मानना है कि उपन्यास साझा करना गैरकानूनी है, लेकिन इस मामले में क्या कानूनी और गैरकानूनी है, ऐसा नहीं है। लेखक के लिए मायने रखता है। इस बीच स्थिति विंडो को अद्यतन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जीवित बचे व्यक्ति को TWSA प्राप्त होता है, एक विशेष गुण और उस गुण से जुड़ा एक कौशल। वह सोचता है कि यह उपन्यास की तरह ही हो रहा है और उसे अपनी विशेषताओं का पता लगाने की जरूरत है। और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी विशेषता विंडो खुली नहीं हो सकती। वह आश्चर्य करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि वह अपनी विशेषता विंडो तक नहीं पहुंच सकता है तो वह ऐसा नहीं करेगा। उसकी विशेषताओं और कौशलों की खोज करने में सक्षम हो। हालांकि वह पहले संलग्न फाइल को पढ़ने का निर्णय लेता है और स्थिति विंडो यह कहते हुए प्रकट होती है, उसकी विशेषता सक्रिय हो गई है और वह अब तेजी से पढ़ सकता है। यह देखकर वह चौंक गया क्योंकि उद्घाटन को पढ़ने में उसे 1 मिनट से भी कम समय लगा। TWSA का अध्याय। इसके लिए धन्यवाद। उसे कैबिन 377 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जहां वह वर्तमान में स्थित है। और इसके साथ ही उसे एहसास होता है कि उसे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हुई। उसके चारों ओर घटित घटनाएं उसे याद की गई घटनाओं से भिन्न थीं, क्योंकि नायक वास्तव में इसके पीछे सबवे केबिन में था। लेकिन वह कैबिन 387 के लोगों के बारे में आश्चर्य करता है। कहानी में सांघा उसे फोन करता है और पूछता है कि जब वह चरम पर हो तो क्या उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सबवे केबिन 387 में फैली अराजकता और भ्रम पर वह सोचता है कि शायद उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसमें केवल 2 लोग ही जीवित बचेंगे। केबिन। थोड़ी देर बाद नून किम नाम का एक और लड़का आता है, जो एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है, और डोक्सिया को पता है कि वे 2 लोग कौन हैं। सांघा उसे लोगों को मारते हुए देखकर हैरान है और डोक्सिया सोचता है कि वह शायद मर जाएगी। केवल होंगली और नून किम ही बचेंगे और इस केबिन में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। उसे कोई भी लोगों को नहीं मार रहा है, जबकि वित्त प्रबंधक उसका हाथ पकड़कर पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं मारा? शिक्षक आपको सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे करें। किम पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आप भी मरना चाहते हैं? वह श्रीहा से पूछता है कि क्या उसने कक्षा की खिड़की देखी है और क्या सेना बचाने नहीं जा रही है। उनमें किसी को तो मरना ही होगा ताकि दूसरे जीवित रह सकें। वह चिल्लाकर कहते हैं, हमें उन्हें चुनना होगा जो मरेंगे। हम इन सब से ऊपर हैं। चारों ओर देखो। यह मार डालो या मार डालो वाली स्थिति है। जब उनकी अपनी जान खतरे में हो तो कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता। वह सभी से समझदारी से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि जिस दुनिया को वे जानते हैं वह जल्द ही समाप्त होने वाली है और वे भी इस नई दुनिया में पालन करने के लिए नए नियम हैं। डॉक्सिया का मानना है कि नून किम TWSA की दुनिया को स्वीकार करने वाले शुरुआती लोगों में से एक था, और यह वह था जिसने दरार में कील ठोक दी और नैतिकता की भावना को नष्ट कर दिया। समाज को एक सूत्र में बांध रहे हैं। ली भी चीजों की स्थिति का अवलोकन कर रहा है। यदि नून अगले 5 मिनट के भीतर मर जाता है तो वहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। इस स्थिति में डॉक्सिया को अचानक एक पंक्ति याद आती है जो उसने बहुत समय पहले पढ़ी थी। जल्लाद उसी समय बिजली की कुर्सी का लीवर खींचते हैं।
वे यह छिपाने के लिए ऐसा करते हैं कि वास्तव में कैदी को किसने मारा, मानो वह उपन्यास का वह भाग पढ़ रहा हो। वे सभी एक अलग दुनिया में थे और वह सिर्फ एक दर्शक था। वह बस खड़ा रहकर देखता रह सकता था। पहली शिकार बनी गुमनाम बुजुर्ग महिला। और यदि वह कहानी के पाठ्यक्रम में लापरवाही बरतता है तो मूल कहानी कम हो सकती है। उसके साथ काम करने के लिए प्लॉट छोड़ा गया, लेकिन वह सोचता है कि क्या खड़े होकर उसे मरते हुए देखना उचित है। संध्या ने यह कहते हुए बोलने की कोशिश की कि वे उसे मारने जा रहे हैं, लेकिन उसने पूछते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। उनका मानना है कि कुछ लोगों की किस्मत में उनकी शैली की परवाह किए बिना चमकना लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कहानी का रुख बदलो क्योंकि वह इस दुनिया में नायिका नहीं है। उसने उससे वहीं रहने और अभी जैसा वह उससे कहता है वैसा ही करने को कहा। यदि आप एक बार मेरी बात सुनेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। वह सोचता है कि उसके लिए हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। उसने पहले हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह नामन या दूसरों से डरता था या इसलिए उन्होंने उनके क्रूर तरीकों की निंदा की। वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह क्षण अचानक आया जब विनाश हुआ। दरवाजे के पीछे और वह अपनी जगह से नामन की ओर भागता है जो एक महिला को मार रहा है। मुख्य परिदृश्य फिर से स्क्रीन पर शेष 7 मिनट का समय दिखाता हुआ दिखाई देता है। 32 सेकंड। अचानक हवा में धुआं भर जाता है और डॉक्शा उसे जोर से मारते हुए नामन की ओर दौड़ता है। नामन चिल्लाता है, आपकी समस्या क्या है? डॉक्शा सोचता है कि ऐसा लग सकता है कि उसने बूढ़ी औरत को बचाने के लिए किम को धक्का दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल एक चीज जिसके लिए वह लक्ष्य बना रहा था। वह चारों ओर किसी चीज की तलाश में देखता है और आश्चर्य करता है कि वह कहाँ है। यह कहीं न कहीं होना चाहिए। तभी वह देखता है कि एक बच्चा उसका बक्सा पकड़ लेता है और उसे थोड़ी देर के लिए उसे पकड़कर रखने के लिए कहता है। वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है और उनसे यह कहना बंद करने के लिए कहता है, उस बूढ़ी औरत को मारने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि आप जीवित रहने वाले हैं। उसके मरने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप थोड़ा और समय खरीद लेंगे क्योंकि आपने समय सीमा के भीतर कुछ मार डाला है? वह पूछता है, अगर दोकाबी ने जो कहा वह सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम में से प्रत्येक को एक व्यक्ति को मारना होगा? आप आगे किसे मारेंगे? नून ने हंसते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि हम आगे आप जैसे हारे हुए लोगों को मार डालेंगे। अपनी बारी आने से पहले उसकी चिंता क्यों करें? डॉक्शा को पहले से ही पता था कि वह जवाब में ऐसा कहेगा। किम आपके जीवन के साथ जुआ खेल रहा है, जबकि हत्यारा बने बिना इससे बचने का कोई तरीका है। वह पूछता है, क्या आप परिदृश्य भूल गए हैं? आपको किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है। आपको एक या अधिक जीवित जीवों को मारना होगा। उसके पास कीड़ों से भरा एक बक्सा है और वे सभी उन्हें मारने के लिए पागल होकर उसकी ओर दौड़ते हैं। जिस पागलपन ने उन्हें बुढ़िया को मारने के लिए प्रेरित किया था वह अब उनकी ओर मुड़ गया है। उसे आश्चर्य होता है कि इस संकटपूर्ण स्थिति में भी उसका दिल खुशी से क्यों धड़कता है, वह क्यों मुस्कुरा रहा है। और यदि वह हमेशा इस प्रकार का व्यक्ति रहा है तो वह एक कीट को मारता है और फिर फेंक देता है। बॉक्स हवा में। इसके साथ पहला किल मिशन पूरा हो गया है और उसे बोनस के रूप में 100 सिक्के मिलते हैं। अब लोग कीड़े ढूंढ रहे हैं और 3 मिनट बचे हैं। नून ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आप बस बग्स सौंप सकते थे। डॉक्शा उत्तर देता है, बॉक्स में केवल 3 कीड़े बचे थे। किम हंसते हुए कहते हैं, आपने उन्हें फेंक दिया क्योंकि हम सभी जीवित नहीं रह सकते। सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कारण से इस तरह का स्टंट नहीं करेगा। ईमानदार रहें, आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन के लिए लड़े। डॉक्शा सोचता है कि किम क्रूर और उग्र है और इस तरह की स्थितियों का आनंद लेता है। वह अपने चरित्र प्रोफाइल को सक्रिय करता है और अब किम्स विशेषताओं को जानता है। TWSA के अधिकांश उग्र किशोर उस दुःस्वप्न को संभाल नहीं सके जो वास्तविकता बन गया और प्रतिबद्ध हो गया। आत्महत्या। लेकिन नून किम अलग था। बाद में उन्हें डिल्यूजनल डीमन उपनाम दिया गया।
वह सर्वनाश की प्रतीक्षा कर रहा था और असामान्य रूप से तेजी से इस दुनिया में ढल गया। किम फिर आगे आता है और डॉक्शा को उसके साथ टीम बनाने के लिए कहता है। डॉक्शा को एक सूचना प्राप्त होती है। उसने नून किम्स ब्यास प्राप्त किया है। 2 मिनट और 59 सेकंड शेष रहने पर मुख्य परिदृश्य फिर से प्रकट होता है। दूसरी तरफ केबिन में चारों तरफ आग लगी हुई है और लोग अभी भी देख रहे हैं। कीड़ों के लिए डॉक्शा ने किम्स के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मैं अकेले काम करता हूं। वह सोचता है कि अगर वह नून किम के साथ मिलकर काम करता है तो फिलहाल उसके जीवित रहने की गारंटी है। एक पाठक के रूप में जो किम्स भविष्य जानता है, वह कभी भी उसके साथ टीम नहीं बनाएगा। किम आगे बढ़ता है और उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है क्योंकि उसका काम अधूरा है। नानी के साथ वह अपने द्वारा पकड़े गए बग को भागने नहीं दे सकता। वह जाने ही वाला है कि डॉक्शा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किम पूछता है, क्या आप अब हीरो की तरह अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आपका व्यक्तित्व विभाजित है? डॉक्शा को एहसास हुआ कि उसे TWSA में किम्स चरित्र से कितनी नफरत थी और किम ने खुद को मुक्त करते हुए कहा, आप जैसे लोग मुझे कमजोर बनाते हैं। डॉक्शा को एक सूचना प्राप्त होती है। नून किम के प्रति उनका आकर्षण थोड़ा कम हो गया है। अचानक किम ने उसे मुक्का मारा, उसे हटने के लिए कहा, लेकिन डॉक्शा यह सोचकर चकमा दे गया, मुझे पता था कि वह ऐसा करेगा। वह कदम उठाओ। किम उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इस समय में डॉक्शा चकमा नहीं दे सकता। इसे समझना एज लॉर्ड विशेषता का कौशल है। किम अपने कौशल गंभीर अंधेरे जागृति स्तर 1 को सक्रिय करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्शा किनारे चला जाता है और फिर से बच जाता है। किम अपने नए कौशल का आनंद लेते हुए कहता है, मैं बहुत मजबूत हूं। डॉक्शा सोचता है, यही कारण है कि नायक ने उसे भर्ती किया। एक मनोरोगी के रूप में भी वह उपयोगी है। डॉक्शा की नून किम के बारे में समझ बढ़ गई है और उनका मानना है कि उन्हें अपने कौशल का भी उपयोग करना चाहिए। वह अपने व्यक्तिगत कौशल, सर्वज्ञ पाठकों के दृष्टिकोण स्तर 1 और आश्चर्य को उजागर करता है। यह कौशल है। किम उस पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्शा हर हमले से बच जाता है। किम क्रोधित होकर पूछता है, तुम्हें मार क्यों नहीं पड़ रही? डॉक्शा सोचता है कि वह मुझे हरा नहीं पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। किम उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्शा फिर से बच जाता है। जैसे ही उसका दूसरा कौशल सर्वज्ञ पाठक दृष्टिकोण सक्रिय होता है, वह किम्स चाल जानता है। मारो वह अपना मन पढ़ रहा हो। किम उसे जमीन पर धकेल देता है और गुस्से में हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। डॉक्शा सोचता है कि मैं बस उसके हमलों से बच सकता हूं, जवाबी कार्रवाई को असंभव मानूंगा। उसे बस थोड़ी देर और रुकने की जरूरत है। परिदृश्य पूरा होने में 2 मिनट बचे हैं। वह घायल बूढ़ी औरत की ओर देखता है और सोचता है, अगर वह मर गई तो नून परिदृश्य को साफ कर देगा। डॉक्शा यह सोचकर बुढ़िया की ओर दौड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को पसंद नहीं आने दे सकता। वह अगले परिदृश्य पर आगे बढ़ता है। नून ने अपना चाकू निकालते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यह कदम उठाओगे। इस बार उसने कौशल चाकू लड़ाई स्तर 1 का उपयोग करके डॉक्शास दिल पर निशाना साधा। वह बूढ़ी औरत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्शा उसे दूर ले जाता है और उसे बचाता है। इस प्रक्रिया में उसकी बाह में चोट लग जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। दोपहर गुस्से में बड़बड़ाती है, जबकि डॉक्शा बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। वह सोचता है, मौत बस आने ही वाली है और अगर मैं नून किम से हार गया तो आयल भी यहीं मर जाएगा। वह सोचता है, यह एक सरल दुनिया है जो योग्यतम की मजबूत शिकार की उत्तरजीविता पर आधारित है। कमजोर और वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। वह नियम अब और अधिक स्पष्ट है। वह जानता है कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे उस नियम का पालन करना होगा। किम ने हंसते हुए कहा, अब तुम में दौड़ने की ताकत नहीं है। मुझ पर एक एहसान करना। हमारा समय खत्म हो रहा है। डॉक्शा यह कहते हुए उठता है, आप नून किम हैं, चन्नियल हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। एक कीट का अंडा और एक जीव।
दोपहर आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अचानक डॉक हा एक बग उठाता है और उसे तोड़ देता है, जिससे कई स्टेटस विंडो दिखाई देने लगती हैं। एक जीवित जीव को मारने पर उसे 100 बोनस अंक मिलते हैं। नून उसकी ओर दौड़ते हुए अपना चाकू पकड़ लेता है, जबकि डॉकहा को एक सूचना मिलती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह अभी प्राप्त सिक्कों का उपयोग करना चाहता है। उन्होंने सहन शक्ति में 2700 सिक्कों का निवेश किया, जिससे उनकी शारीरिक स्थायित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नून उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना कठोर है कि वह उसे छेद नहीं सकता। डोखा ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, संभोग के दौरान टिड्डे एक बार में 100 से अधिक अंडे देते हैं। मौसम, मैं उनमें से नहीं हूं जो यहां मर जाऊंगा, केवल नाम और किम मरूंगा, केवल 57 सेकंड बचे हैं। नून फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घायल करने में भी असफल रहता है। एक स्थिति विंडो में उल्टी गिनती शुरू होती है, यह कहते हुए कि उनका समय समाप्त हो गया है। वे अब चेकआउट के साथ आगे बढ़ेंगे। किम नून की मृत्यु हो गई है और उसका शरीर जमीन पर रख दिया गया है। वह अपने अंतिम क्षणों में उनसे मदद की भीख मांगते हुए नून को याद करते हैं और कहते हैं, लोगों की जान है आवश्यक है, इसलिए यह उचित है कि मैं उसे बचाऊं। लेकिन डॉकहा जवाब देता है, ये चीजें पुरानी दुनिया में थीं, लेकिन अब नई दुनिया को नए नियमों की जरूरत है। नून ने उससे मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन डॉकहा उसके लिए कुछ नहीं कर सका और उसके सामने ही उसकी मौत हो गई। वह सोचता है कि नून सही था कि वह बिल्कुल उसके जैसा है, क्योंकि वह उन लोगों को बचा सकता था। वह झूठ बोल रहा होगा यदि उसने कहा कि उसे दोषी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात है कि वह दोषी महसूस करने में सक्षम है। इतना शांत, उसे ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में उपन्यास में भाग लेने के बजाय सिर्फ उसे पढ़ रहा है। उसकी विशेषता विंडो प्रकट होती है और कहती है कि उसने 124 जीवित जीवों का वध किया है, एक टिड्डा और 123 अंडे। गैर प्रतिरोधी जीवों को मारने के कारण उसके द्वारा प्राप्त सिक्कों की संख्या आधी हो गई है और उसे 6200 सिक्के मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अत्यधिक वध के कारण उपलब्धि डेसीमीटर को भी अनलॉक कर दिया है। डोखा को मूल स्पष्ट इनाम के रूप में 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं। जिस दुनिया को वे कभी जानते थे वह ढह गई है और एक नई दुनिया का जन्म हो रहा है। ट्रेन फिर से चल रही है और उन्हें राहत है कि वे अब घर जा सकते हैं। अचानक बहुत सारे राक्षस बाहर आ जाते हैं और वे अपना विनाश देखकर चौंक जाते हैं। का कारण? डॉकहा सोचता है कि यह दिलचस्प है क्योंकि केवल एक पाठक जानता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। समुद्र के नीचे एक बड़ा सा राक्षस दिखाई दे रहा है और श्रीमान हाँ यह सोचकर डर रहे हैं, चीज हमारे लिए आ रही है। डॉकहा जानता है कि सांप जैसे राक्षस को इकियो कहा जाता है, जिसे समुद्री सांप भी कहा जाता है। बाद में इसे TWSA में ग्रेड 7 राक्षस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। TWSA की दुनिया अन्य सभी चीजों पर परिदृश्यों को प्राथमिकता देती है, इसलिए कोई भी प्राणी हमला नहीं करेगा जब तक कि वे परिदृश्य का हिस्सा न हो। वह सोचता है कि वे अभी सुरक्षित हैं। केबिन नंबर 387 में 5 लोग बचे हैं। थोड़ी देर बाद डॉकहा वहां प्रकट होता है, स्थिति से हैरान होने का नाटक करता है और पूछता है, यहां क्या हुआ है? वह चिल्लाता है, मैं केवल कुछ मिनटों के लिए गया था, लेकिन तुमने बहुत गड़बड़ कर दी है। यहां केवल 5 जीवित बचे हैं, जिनमें वह बच्चा भी शामिल है जिसका नाम लिगिलियंग सांगे है। वायु ली यंगसग हामायनो और किम डॉकहा। डॉकहा कुल 21 सितारे देखकर खुश है। तारों की संख्या चैनल में लॉग इन किए गए कई तारामंडलों को दर्शाती है। यह पता चला है कि तारामंडल TWSA और में सबसे रहस्यमय प्राणी हैं। इस त्रासदी के पीछे के मास्टरमाइंड जो ब्रह्मांड भर के परिदृश्यों को लाइव स्ट्रीम करते हैं। दूसरे शब्दों में वे हैं जो डोबूस चैनल देखते हैं, और इस चैनल में 21 थे दर्शक, जो एक नौसिखिया के लिए बहुत है। मूल कहानी में डॉकहा किसी भी किम ने इस केबिन में लगभग सभी को नहीं मारा, और एक सूचना है कि नून किम की मृत्यु के कारण 2 नक्षत्र महसूस होते हैं, उनके प्रति थोड़ी शत्रुता।
वह सोचता है कि कुछ नक्षत्र परिणाम से क्रोधित होंगे और संभवतः यह त्रुटि हुई होगी, क्योंकि उसने किसी को नहीं मारा। किम एक सूचना है कि एक अप्रत्याशित परिदृश्य के कारण उसके भुगतान में देरी हो रही है। निरीक्षण। नक्षत्रों की प्राथमिकताएं कैसे सामने आ रही हैं, इसे देखते हुए उनका अनुमान है कि यह आधिकारिक तौर पर है। कहानी की शुरुआत। वह सोचता है कि कल वह उनकी स्थिति में था, लेकिन अब वे उस पर नजर रखते हैं। हालांकि कुछ तारामंडल उसके परिदृश्य से प्रभावित हैं, और तारामंडल हैं भी। उन्हें 500 सिक्के उपहार में दिए। बेशक अगर नक्षत्र उससे नफरत करते हैं तो कुछ नक्षत्र उसका समर्थन करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे सभी शो का आनंद लेंगे, क्योंकि अंत में उन्हें प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। देरसबेर उनके जीवन के साथ। इसी बीच संका उसे कॉल करता है और पूछता है कि वह क्या सोच रहा है। वह बुढ़िया को बचाने में असमर्थ होने के लिए उससे माफी मांगता है। वह उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन बाद में उसे भूलने और पहले के लिए धन्यवाद देने के लिए कहता है। वह जानती है कि उसने जानबूझकर पिंजरा उसकी ओर फेंका था ताकि वह उसे पकड़ सके। कीड़ा। दुकाबी ने मना कर दिया और कहा कि यह महज एक संयोग है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। वह नहीं जानता कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह इस अराजकता से बचने के लिए काफी समझदार है। शायद वह जो कहता है उसे समझता है। उनकी पसंद के कारण कुछ जीवित रहे जबकि कुछ मर गए, और वह कृतज्ञता के पात्र नहीं हैं। जो बच गए उनमें से। दुकाबी हंसता है और कहता है कि बहुत से लोग जीवित बचे हैं। ओननली जीवित रहने के लिए, क्योंकि वह एक एथलीट में मजबूत था। दूसरा जीवित बचा बच्चा है, गिलाउंगली, और उसने उसकी इच्छा के कारण उसे वह कीड़ा दे दिया, क्योंकि वह कहानी का असली हीरो था। वह बच्चे को बुलाता है, उससे पूछता है कि क्या वह जीना चाहता है, और उसे अपने साथ टीम बनाने के लिए कहता है। उन्होंने कुछ नक्षत्रों को अधिसूचित किया है। उनके अच्छे काम से प्रभावित हैं और उन्हें 200 सिक्के उपहार में दिए हैं। डोक, आप सोचते हैं भले ही यह बेशर्म लगता है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती क्योंकि मैं भी जीना चाहता हूं। इसके बाद होने वाली घटना को ध्यान में रखते हुए उसे नक्षत्रों का ध्यान आकर्षित करना होगा। और डोकबाय कहते हैं, आज बहुत सारी रोमांचक चीजें घटित होंगी। अगले केबिन में बैठा लड़का भी बिल्कुल पागल था। श्रीमान होनन ने उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें अब जाने देंगे, और आपकी बातें बताता है वह भाग्यशाली लोगों में से एक है। लेकिन आश्चर्य है कि उसने उस दिन मेट्रो क्यों ली, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि वह एक अच्छे परिवार से हैं। श्री हो ने डोकबाय से उन्हें जाने देने के लिए कहा, और वह उनसे प्रतिप्रश्न करता है यदि वे सचमुच चाहते हैं कि वह उन्हें जाने दे। बाहर के हालात देखकर मिस्टर हो उस नागिन को देखकर डर जाते हैं, और डोकबाय उनसे प्रभावित है, क्योंकि उसे इस केबिन से कोई अपेक्षा नहीं थी। लेकिन वे सभी बच गए। पहला परिदृश्य और सिद्ध हो चुका है कि कीड़े भी जीवित रहने के पात्र हैं। डोकेचा सोचता है कि वे उसके लिए टिड्डों के अलावा कुछ नहीं हैं। डोकबाय चिल्लाकर कहता है कि हर कठिनाई पुरस्कार की हकदार है, और पहले परिदृश्य के लिए इनाम। बात यह है कि वे अब प्रायोजित होने के योग्य हैं नक्षत्रों द्वारा। वे उसका जवाब नहीं देते, और डोकबाय उनसे पूछता है कि वे इतने उत्साहित क्यों नहीं दिखते। डोकेचा सोचता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है। कौन जानता है कि तारामंडल या प्रायोजक क्या है। और डोकबाय का कहना है कि वे सभी बहुत ही कमजोर हैं। यदि उन्हें इस राज्य में अगले परिदृश्य की ओर बढ़ना होता, वे एक कमजोर जमीनी चूहे द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में महान प्राणी भी हैं जो उन पर दया करते हैं और उन्हें प्रायोजित करना चाहते हैं। ली पूछता है कि उन्हें प्रायोजित करने का क्या मतलब है, और डोकबाय का कहना है कि इसे दोबारा समझाने का कोई मतलब नहीं है। वह उनकी विशेषताओं की खिड़कियां खोलता है और उन्हें कुछ दिखाता है। उनसे एक नक्षत्र का चयन करने को कहा गया है, और चुना गया समूह उनका विश्वसनीय प्रायोजक होगा। संका ने डोकेचा को फोन किया और उसे बताया कि 2 अजीब विकल्प अचानक सामने आ गए, और वह उत्तर देता है कि वह कुछ नहीं जानता, और उसे इसे एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के रूप में सोचना होगा।
वह सोचता है कि वह भाग्यशाली है कि उसे दो प्रायोजन की पेशकश की गई है जो उन्हें सहारा देते हैं। नक्षत्र हैं और अब प्रायोजक चयन। TWA में मुख्य आयोजनों में से एक शुरू हो गया है। यह पता चला है कि प्रायोजक चयन एक प्रणाली है जिसमें तारामंडल जो उन पर नजर रखते हैं। दोहरे बुद्धिमान चैनलों के माध्यम से वे एक इंसान चुनते हैं जिसे वे पसंद करते हैं उनके अवतार के रूप में और उन्हें प्रायोजित करते हैं। उनके मामले में 4 समूह उन्हें प्रायोजित करना चाहते हैं उनके अवतार के रूप में, लेकिन वे कभी भी अपना असली नाम प्रकट नहीं करते। TWA के नायक पर विचार करते हुए प्रारंभ में 5 विकल्प थे। 4 बिल्कुल भी छोटी संख्या नहीं है। उनके उपनामों में संकेतों का उपयोग करना, जैसे एबिसल दानव और गार्डन। उन्हें अपनी पहचान स्वयं निकालने का प्रयास करना चाहिए। वह सबसे पहले द एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन देखने का फैसला करता है और वह एक शक्तिशाली प्राणी है जो नक्षत्र समूह का नेतृत्व करता है। काला क्लाउड, वह जो याद करता है उससे उसका असली नाम काफी लंबा है। और प्रायोजक का अवतार, उनके शक्ति स्तर को अतिरिक्त बढ़ावा मिलता है उस सहनशक्ति और ताकत को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परिदृश्यों में महत्वपूर्ण हैं। उसे अपने प्रायोजक के रूप में चुनना समझदारी होगी। जितना अधिक वे नक्षत्रों की शक्ति का उपयोग करते हैं उतना ही वे अपना होश खो बैठते हैं और अंततः वे एक मानसिक हत्यारे के रूप में समाप्त हो जाएंगे। उसे यकीन है कि यही नक्षत्र था जिसने उपन्यास में मामून किम का समर्थन किया। तो उसे आश्चर्य होता है कि उसने उसे क्यों चुना। वह उसके बारे में नहीं जानता, इसलिए उसने उसे फिलहाल रोकने का फैसला किया और अपने दूसरे विकल्प पर गौर करता है। उनका दूसरा विकल्प अग्नि का राक्षसी न्यायाधीश है और नाम से पता चलता है कोई यह मान सकता है कि यह नक्षत्र राक्षसी है, लेकिन विडंबना यह है कि राक्षसी का अर्थ यह है कि यह नक्षत्र कोई राक्षस नहीं है। अग्नि और न्यायाधीश शब्द संकेत करते हैं कि इकाई अग्नि के माध्यम से निर्णय करती है, जिसका अर्थ है कि वह वास्तव में महादूत यूरियल है। उसे याद है कि किसी ने इस नक्षत्र को चुना था उपन्यास में उनके प्रायोजक के रूप में, इसलिए वह सोचता है कि यूरियल एक बुरा विकल्प नहीं है। लेकिन वह पहले अपने अन्य विकल्प उजागर करेंगे। पूर्ण शुभ के नक्षत्र शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे जिन्हें प्रायोजित करते हैं उन पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। वह अपने तीसरे विकल्प की तलाश करता है, गुप्त साजिशकर्ता, लेकिन उन्हें आश्चर्य है कि उन्होंने यह विकल्प कभी नहीं देखा। पहले TWSA में वह सोचता है कि यह नक्षत्रों में से एक हो सकता है जिनका अभी उल्लेख किया गया था। वह इससे भी आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपना चौथा विकल्प तलाशता है, सुनहरे हेडबैंड का कैदी। उसे इस नक्षत्र पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहले ही एक प्रस्ताव दे दिया है। कैदी नक्षत्र प्रारंभ में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन किसी को तो ध्यान देना ही चाहिए। उचित संज्ञा गोल्डन हेडबैंड के लिए, यानी यह दुनिया की सबसे छोटी जेल है और माउंट हुआगुओ का मालिक दर्द के साथ रहता है। बाइंडिंग हेडशेकल का और सुनहरी आंखों वाला सुंदर वानर राजा और उग्र आंखें। उन्हें याद है कि उनमें से एक पात्र उनके द्वारा प्रायोजित था उपन्यास में और उसके पास सैकड़ों अवतारों को कुचलने की शक्ति है। अपनी लाठी के एक झटके से और हजारों राक्षसों का नाश करें एक ही बिजली के बोल्ट के साथ। उन्हें वह अंश आज भी अच्छी तरह याद है, क्योंकि लेखक ने इस पर बहुत जोर दिया है और उसे आश्चर्य होता है कि इतना शक्तिशाली तारामंडल क्यों उसमें दिलचस्पी दिखाई है। यदि वह महान ऋषि हेबन्स इक्वल को अपने प्रायोजक के रूप में चुनता है, वह सोचता है कि क्या वह दरवाजे के पीछे किसी को हरा पाएगा। जल्द ही उनका प्रायोजक चयन समाप्त हो गया और दुकाबी ने कहा कि उनमें से एक ने बहुत दिलचस्प विकल्प चुना है। फिर वह यह कहकर गायब हो जाता है कि उन्हें एक छोटा ब्रेक लेने की जरूरत है और उसे अगले परिदृश्य के लिए तैयारी करनी होगी, यह कहते हुए कि वह 10 मिनट में वापस आ जाएगा। उसके बाद दुकाबी ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा और होंगली ने उसे अपना परिचय दिया। दुकाबी का कहना है कि वह मान रहा है कि वह संपर्क नहीं कर सकता अपनी इकाई के साथ, देखता है कि उसकी पकड़ मजबूत है
और सोचता है कि उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह TWSA के शुरुआती चरण का टैंकर है। वह सोचता है कि उसे यान सोंगली की भर्ती करनी चाहिए, और उसने पहले जो किया उसके लिए वह उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि अगर यह उसके लिए नहीं होता तो वे अब तक मर चुके होंगे। मिस्टर हा भी अपने कंधे पर हाथ रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद। डुकाबी अपना नाम लेता है, योंगोहन, लेकिन वह उससे उसे श्रीमान हा कहने के लिए कहता है। वह जवाब देता है कि वे काम पर नहीं हैं, और उससे पूछता है कि क्या वह अब काम पर आने की योजना नहीं बना रहा है। वह उसे पहले बग-जार फेंकने के लिए भी डांटता है और कहता है कि उसे वगैरह वगैरह के बारे में उसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन वह उससे चुप रहने को कहता है और पूछता है कि क्या वह ऐसा सोचता भी है। जो कुछ घटित हुआ उसके बाद भी वह कंपनी अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि श्रीमान हा अकेले नहीं हैं। किसे जागने की जरूरत है और हर किसी को अपने होश में आने की जरूरत है, क्योंकि जैसा DOI ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है। और उन्हें यकीन है कि उन सभी को इसका एहसास है। अब तक क्या चल रहा है? वह उनसे स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कहता है, और अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कोनिंग का कहना है कि यह इस तरह की चीज है। वह रात की पाली को कवर करते समय उपन्यासों में पढ़ता है, और वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यह सच है। उनका कहना है कि यह अच्छी बात है कि कम से कम एक व्यक्ति निश्चित है कि क्या हो रहा है, और उससे पूछता है कि क्या उसके पास अब कोई विचार है। उसे एक सूचना मिलती है कि हैंडली शुरू हो गया है। उस पर भरोसा करने के लिए, और दुकाबी कहता है कि उन सभी को वहां से निकलना होगा। उन्होंने अभी जो कहा उससे वे सभी हैरान हैं, और श्रीमान हा को बाहर घूम रहे बड़े सांप की याद आती है, और वह उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। होंग यह भी कहता है कि यदि वे यह स्थान छोड़ दें, वे मारे जाने वाले हैं। अचानक उन्हें एक विस्फोटक आवाज सुनाई देती है बगल के केबिन से, और वह सोचता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं अगले परिदृश्य में, लेकिन दुकाबी अभी तक वापस नहीं आया है, जिसका अर्थ है उस दरवाजे के दूसरी ओर का व्यक्ति सबवे केबिन 377 का एकमात्र उत्तरजीवी है। वह सोचता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह व्यक्ति कौन है, और अब वह उनके केबिन में आने की कोशिश कर रहा है। वह इस कहानी का सच्चा नायक है, इसलिए वह दूसरों को वहां से चले जाने के लिए कहता है, और यदि वे अभी नहीं गए, वे सभी अगले परिदृश्य से पहले मरने वाले हैं। शख्स बुरी तरह से दरवाजे पर वार कर रहा है, और वह केवल इतना कहता है कि वे निश्चित नहीं हो सकते कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो कुछ भी है उनका दुश्मन है। वह उत्तर देता है कि वह व्यक्ति उत्तरजीवी है जिसने अपने केबिन में उन सभी लोगों को मार डाला, और उनसे पूछा कि क्या वे अब भी उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समझ रहे हैं कि उसने अभी क्या कहा, और होंग का कहना है कि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। दुकाबी सोचता है कि अदृश्य क्षेत्र गायब हो जाता है परिदृश्य समाप्त होने के बाद, और उन्हें बस एक कामकाजी दरवाजा ढूंढने की जरूरत है। और इस केबिन में सही दरवाजों के बीच उन्होंने अभी तक उनमें से 3 की जांच नहीं की है। वह सोचता है कि एक दरवाजा होना चाहिए जो काम करे, क्योंकि दरवाजा टूटने ही वाला है। स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है, और दुकाबी भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अचानक जैसे ही वह उसे बुलाता है और उसे एक खुला दरवाजा दिखाता है, और वे इसे खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि दरवाजा भी टूटा हुआ है। लेकिन यह अभी भी एकमात्र ऐसा है जिसे वे खोल सकते हैं। उसके पास 4700 सिक्के हैं, और वह सोचता है कि वह अपने सिक्कों का दोबारा उपयोग कर सकता है और इस बार अपनी ताकत बढ़ाओ। लेकिन वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसके सिक्कों का लापरवाही से उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वह होंग सॉन्ग को अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कहता है, और उसके कौशल को देखने के लिए उसकी विशेषता विंडो की जांच करता है। शुक्र है उसका सहायक नक्षत्र, और विशेषताएं उपन्यास जैसी ही हैं। और दुकाबी उसे बताता है कि उसने शायद अपने कौशल की जांच की है जब उसने पहले अपनी विशेषता विंडो खोली थी।
और उसके पास एक कौशल होना चाहिए जिसका उपयोग वह अभी कर सके, क्योंकि वह सेना में है। कोनिंग का कहना है कि उसके पास एक कौशल है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए उन्होंने उससे खुद को इसका उपयोग करने की कल्पना करने के लिए कहा। वह बस वही कहता है जो दुग्जा ने उससे करने को कहा था, और जोर से दरवाजा खोलता है। वह बहुत खुश है कि उसका कौशल काम आया, और होंग ली ने उस पर पहले से अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया है। दुग्जा सोचता है कि यह कलंक जैसा दिखता है। ग्रेट माउंटेन पुश सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। सबवे कैबिन 377 से जुड़ा स्टील का दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन अगर उसकी याददाश्त सही काम करती है, स्टील का दरवाजा समस्या नहीं है। लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो दुकाबी उनका सामना करता है, और दुग्जा पहले से ही जानता है कि ऐसा होगा। वह उनसे पूछता है कि वे बाहर क्यों आए, जबकि वह पहले ही उन्हें ऐसा न करने के लिए कह चुका है, क्योंकि उसने निम्नलिखित परिदृश्य के लिए तैयारी पूरी नहीं की है। और मिस्टर हा भी उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्हें अंदर रहना चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और वे भाग्यशाली इंसान हैं। और इसके साथ ही वह एक दूसरा परिदृश्य शुरू करता है। उनकी विशेषता विंडो उनके सामने दिखाई देती हैं, और उनका उपसिनारियो पलायन है। दुग्जा को इस परिदृश्य के बारे में पहले से ही पता था। सांघा कहता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और यह एक ढहा हुआ पुल प्रदर्शित करता है। लेकिन पुल टूटा नहीं है, और वह उससे जल्दी करने और भाग जाने के लिए कहता है। वह सोचता है कि सांघा सही है, क्योंकि पुल अभी भी बरकरार है, क्योंकि वे बहुत जल्दी ट्रेन से उतर गए। वह जानता है कि पुल अवश्य टूटेगा, और यह गुप्त प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस परिदृश्य को स्पष्ट करना असंभव है। नियमों की अनदेखी किए बिना वे इसे करीब से काट रहे हैं, लेकिन वह सोचता है कि पुल ढहने से पहले वे इसे बना लेंगे। वे अचानक समुद्र में तूफान देखकर चौंक जाते हैं। एक विशाल समुद्री सांप कहीं से प्रकट होता है, और उन पर हमला करने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलता है। दुग्जा उन्हें भागने के लिए कहता है क्योंकि पुल गिरने वाला है, और यदि वे दौड़ें तो वे इसे पार कर सकते हैं। उनका मानना है कि आयोसर अवतारों के पीछे नहीं जाता। कहानी के आरंभ में, और यह संभवतः पुल को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। उनके पास केवल 200 गज ही बचे हैं, और इसी गति से वे पुल पार कर सकेंगे, इससे पहले कि यह ढह जाए। दुकाबी हंसते हुए कहते हैं, यदि खेल बहुत आसान है तो इसमें कोई मजा नहीं है। और उनके पास पहुंचकर कहता है कि मजेदार बात यह है, यदि वे सुरक्षित निकल जाएं, तो वह चीजों को थोड़ा हिला देगा। वह परिदृश्य की कठिनाई को ई से डी तक बढ़ा देता है, और मरे हुओं के बुरे विचार लौट आए हैं, और आसपास की धरती से काला ईथर उग रहा है। उसने ज़ॉम्बीज़ के सभी मृत शरीरों को जगा दिया है, और उन्हें एक सूचना प्राप्त होती है कि राक्षसी प्राणी पुनर्जीवित हो गए हैं। वे आउक्सू स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं, और हा ने डॉक्शिया को कॉल किया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और वह सभी को नीचे उतरने के लिए कहता है। इसी बीच नाग नागिन उनके पास आ जाती है, और पुल पर हमला करता है। वे सभी घायल हो जाते हैं, और जब दुग्जा होश में आता है, वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि पुल ढह गया है, और इस प्रक्रिया में बहुत से लोग मारे गए हैं। सांघा और श्रीमान हा ने उनसे उनकी स्थिति के बारे में पूछा, और दुग्जा को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसने मिस्टर हा और सांघा के जीवित रहने की उम्मीद नहीं की थी। होंग और गिलाउंग ने भी इसे एक ही स्थान पर सुरक्षित बना लिया, और अब किसी को नक्षत्र का आशीर्वाद मिला है। नक्षत्र का आशीर्वाद कहते हुए एक विशेषता विंडो दिखाई देती है। इस परिदृश्य में डोज एक्स मचीना को सक्रिय कर दिया है, और आशीर्वाद प्रकाश का एक पुल बनाता है। एक विशेषता विंडो प्रकट होती है, और कहता है कि सम संख्या में लोग पुल पार कर सकते हैं। यदि विषम संख्या में लोग इसे पार करने का प्रयास करेंगे तो यह ढह जाएगा। संघा ने खुलासा किया कि यह उसका आशीर्वाद है, जो अचानक उसके मन में उभर आता है। यह दर्शाया गया है कि डोज एक्स मचीना एक शक्ति है,
जो किसी नक्षत्र को सीधे हस्तक्षेप करने देता है। परिदृश्य में बड़ी कीमत पर उसे आश्चर्य होता है कि क्या सांधास नक्षत्र का समर्थन कर रहा है। उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इस प्रकार का हस्तक्षेप TWA में भी दुर्लभ है। वह उसके चरित्र प्रोफाइल को सक्रिय करता है, उसके सहायक नक्षत्र की जांच करने के लिए। हालांकि उसकी प्रोफाइल ब्राउज नहीं की जा सकती। एक चरित्र प्रोफाइल का उपयोग करना, और उसके पास कोई पंजीकृत चरित्र प्रोफाइल नहीं है। वह इस बात से हैरान है कि वह अपने कौशल से उसकी प्रोफाइल ब्राउज क्यों नहीं कर पाता, और आश्चर्य करती है कि क्या उसके पास कोई विशेष नक्षत्र है जो उसका समर्थन कर रहा है, या यदि उसके पास मानसिक बाधा कौशल है। अचानक SGA ने उसे फोन किया और उसे अपनी पीठ देखने के लिए कहा। जब एक ज़ोंबी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वह उससे बच जाता है और वापस जमीन पर गिर जाता है। वह सोचता है कि यह विचार में खो जाने का समय नहीं है। ब्लैक ईथर से संक्रमित एक उत्परिवर्ती प्रजाति वहां दिखाई देती है। एक समय सामान्य मानव सदृश राक्षस ज़ॉम्बीज़ से अलग नहीं हैं, लेकिन वे काफी खतरनाक हो सकते हैं यदि उनका मेजबान कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस बार उत्परिवर्ती नून किम में वहां दिखाई देता है, और दोक्ष को आश्चर्य होता है कि क्या यह सिर्फ उसका ही होना था। वह अपने व्यक्तिगत कौशल को सक्रिय करता है, और सर्वज्ञ पाठक दृष्टिकोण वहां सक्रिय हो जाता है। पता चला है कि यह किरदार चेतना नहीं है, इसलिए वह अपना सर्वज्ञ पाठक दृष्टिकोण शुरू करता है। उसे लग रहा है कि यह काम नहीं करेगा, और अब वे केवल पुल पार कर सकते हैं, किसी तरह सम संख्याओं का। लेकिन अभी उनमें से 3 हैं, दोक्षा, सांधा और श्रीमानहा। उनमें से एक को पीछे रहकर मरना होगा, क्योंकि एक नियम है कि सम संख्या में लोग पुल पार कर सकें। वह सांधा को तैयार होने और भागने के लिए कहता है, लेकिन यह देखकर हैरान हो गया कि मिस्टर हा ने उसे पकड़ लिया है और पुल पार करने ही वाला है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हा उसे खींचकर पुल पर दौड़ाते हैं। दोक्षा हैरान है कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया है। उसे एक सूचना मिलती है कि अग्नि का राक्षसी न्यायाधीश उसकी निःस्वार्थता से प्रभावित होता है, और उसे 100 सिक्के उपहार में दिए हैं। वह सांधास चरित्र प्रोफाइल देखने का प्रयास करता है, लेकिन अभी भी उस तक नहीं पहुंचा जा सका। वह सोचता है कि यह कलंक किसी ने तेजी से छुआ है। नक्षत्र लंगड़ा चालबाज के अंतर्गत आता है। वह नक्षत्र अपना अवतार प्रदान नहीं करता। मानसिक बाधा कलंक के साथ। कलंक अवतारों को दी गई एक असाधारण शक्ति है उनके नक्षत्रों द्वारा, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि श्रीमान हा के पास उस प्रकार का कौशल हो, जिस कारण उनकी कुशलता सांधा पर काम नहीं आई। और श्रीमान हा यह था कि वे पात्र थे। वह TWSA में दिखाई नहीं दिया। इस बीच एंग्वाम दहाड़ता है और उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इस बार कई और म्यूटेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह सोचता है कि वह अकेले पुल पार नहीं कर सकता, लेकिन वह पुल पार कर सकता है यदि वह किसी राक्षस को पकड़ ले और उसके साथ पार हो जाए। लेकिन ये काम नहीं करेगा। परिदृश्य खत्म होने में 15 मिनट बचे हैं, जबकि दोख भी उसे देख रहा है और पूछता है कि क्या कोई नक्षत्र चाहता है इस गरीब अवतार को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन कोई नहीं है। जबकि दोक्ष म्यूटेंट से लड़ रहा है और उन्हें दूर धकेलने की कोशिश करता है। अन्य लोग सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए हैं, और दोक्ष को लगता है कि उसका शरीर इसे संभाल नहीं सकता, इससे भी कहीं अधिक। इसलिए वह उनसे बचने के लिए पानी के पास पहुंच जाता है। वे सभी इकट्ठे होते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, और दोक्ष को लगता है कि इस बार वह वास्तव में मर सकता है। वह सोचता है कि यह इतना कठिन नहीं होगा यदि उसके पास केवल एक युद्ध कौशल होता। वह अपने व्यक्तिगत कौशल बुकमार्क को सक्रिय करता है, और हैरान भी है कि ये कैसा हुनर है। कई विशेषता विंडो लोडिंग दिखाती हैं। उन बुकमार्क की सूची जिन्हें सक्रिय किया जा सकता है। बुकमार्क वर्णों की एक सूची वहां दिखाई देती है, और दोख्या को लगता है कि उसने 3000 से अधिक एपिसोड पढ़े हैं TWSA का, लेकिन उन्होंने इस हुनर के बारे में कभी कहीं नहीं पढ़ा।
हालांकि उन्होंने सहज ही समझ लिया कि यह कैसे काम करता है और बुकमार्क नंबर 1 सक्रिय किया। उसे वह बात याद है जो पहले किसी ने नहीं कही थी। नई दुनिया को नए नियमों की आवश्यकता है। उसका पहला बुकमार्क प्रारंभ होता है, लेकिन समय कम कर दिया गया है। बुकमार्क कौशल के निम्न स्तर के कारण, और उसके पास केवल 1 मिनट है। किरदार के बारे में उनकी समझ कम है, इसलिए चरित्र कौशल केवल आंशिक रूप से सक्रिय हैं। और वह गंभीर अंधेरे जागृति स्तर 1 को सक्रिय करता है और अपने खंजर से नियॉन पर हमला करता है। वह एक ही वार से उसे धराशायी कर देता है और नियॉन फिर से मर जाता है। आंखें वहां। दोपहर किम के बारे में उनकी समझ बढ़ गई है और वह बुकमार्क नंबर 1 को निष्क्रिय कर देता है। वह उपपरिदृश्य पलायन की जांच करता है और कठिनाई स्तर 10 मिनट के साथ दी है और 11 सेकंड शेष हैं। उसने अभी अभी उनमें से एक को मार डाला है और वह बहुत थका हुआ लग रहा है। वह म्यूटेंट के माध्यम से चलता है, दोख्या के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। वह सोचता है कि क्या उसे इस आदमी के खिलाफ जाना चाहिए, लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है।